हेलो हाय गुड डे एवरीबॉडी, दिस साइड एडवोकेट वैभव चितलांगिया। और आज हम लोग अपने लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, एंड दैट इज एक्स्ट्राडिशन। कभी भी आप लोगों ने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या फॉर दैट मैटर अभी रिसेंट में ही शेख हसीना का अगर नाम सुना होगा तो एक वर्ड आपने उन न्यूज आर्टिकल्स या आर्टिकल्स में जरूर देखा होगा, जो होता है एक्स्ट्राडिशन का। अब ये एक्स्ट्राडिशन क्या है, क्यों इतना रेलेवेंट हो जाता है इन सब लोगों के लिए, और इंडिया का क्या स्टैंड है इस कंसेप्ट के ऊपर, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस चीज को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक्स्ट्राडिशन का इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है एंड किस किस तरीके से इंडिया में एक्स्ट्राडिशन किया जाता है। सबसे पहले तो ये एक्स्ट्राडिशन है क्या, व्हाट इज दिस वर्ड एक्स्ट्राडिशन एंड व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो देखो होता क्या है, अब अगर मान लो भारत में कोई आदमी ऐसा है जिसको पता है कि उसके अगेंस्ट अभी केस फाइल होने वाला है, या जिसने बहुत बड़ा कोई गड़बड़ कर दिया, तो भारत में अगर वो रहेगा तो ऑब्वियस की बात है भारत की जो अथॉरिटीज है वो जाएंगी उसके पास और उसको जेल में गिरफ्तार करके रख लेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इससे पहले कि अथॉरिटीज उन्हें गिरफ्तार कर सके वो लोग भारत छोड़ के किसी और देश में चले जाते हैं। ठीक है, अब यही चीज आपके विजय माल्या ने भी किया, यही चीज नीरव मोदी ने भी किया, और यही चीज शेख हसीना ने भी किया जब वो बांग्लादेश छोड़ के भारत में आई। तो एक्स्ट्राडिशन इस केस में बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो विजय माल्या या नीरव मोदी या कोई भी ऐसा ऑफेंडर जिसने भारत में कोई गड़बड़ किया है, वो भारत में अरेस्ट होने के पहले ही भारत के बाहर चला जाता है। लेट्स से वो लोग यूके में जाके बैठ गए। ठीक है, अब अगर वो लोग यूके में जाके बैठ गए हैं तो वो लोग एक ऐसी धरती पे बैठे हुए हैं जहां पे भारत के लॉस अप्लाई नहीं करते, भारत की कोई भी अथॉरिटी अप्लाई नहीं करती। वो लोग अगर यूके में है तो वहां पे आपके ब्रिटिश लॉस अप्लाई करेंगे एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है वो पूरा उनके पास पार रहेगा। तो अगर किसी इंसान ने भारत में गड़बड़ किया हुआ है और वो भाग के यूके में जाके बैठ गया, तो भारत की अथॉरिटीज उसको जाके यूके में गिरफ्तार नहीं कर सकती है। भारत के लॉ के हिसाब से उनको यूके में जेल नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी होता है कि उनको हम लोग वापस यूके से उठा के भारत लेके आए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली अबू सलेम के साथ ये चीज हुआ था, जहां पे अबू सलेम को वापस भारत में लाया गया ताकि बॉम्ब ब्लास्ट के लिए उनको हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सके। तो सेम वे एक्स्ट्राडिशन यहाँ पे इसलिए रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज ऐसे जो लोग इंडिया के बाहर जाके बैठ जाते हैं, उनको उस देश में तो अपने ट्राई नहीं कर सकते, उस देश में गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो उनको उस देश से निकलवा के हम लोग को वापस भारत में लाना पड़ता है। अब वो खुद से शौक से तो चल के आने वाले हैं नहीं, तो वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करके उनको जबरदस्ती वहां से भारत भेजा जाता है, एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन एक वो लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी आदमी जो एक देश में कोई ऑफेंस करके रखा हुआ है, जिसके अगेंस्ट एक देश में कोई ऑर्डर पास हुआ है, जो एक देश में कोई ऑफेंसेस के लिए अक्यूज्ड है, वो जब दूसरे देश में चला जाता है एंड देन उसको उस देश से वापस पहले वाले देश में लाने की कोशिश की जाती है, तो इस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके तहत एक कंट्री अपने देश में गड़बड़ किए हुए लोगों को दूसरे कंट्री से वापस बुलाने का कोशिश करती है। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्लोबली, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने देश में गड़बड़ करते हैं एंड देन भाग के दूसरे देश में जाके बैठ जाते हैं, तो उनको वहां से वापस लेके आना बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क, एंड इसीलिए एक्स्ट्राडिशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, ना सबसे पहले अपने समझते हैं कि भारत में ये जो एक्स्ट्राडिशन का कंसेप्ट है ये कैसे गवर्न होता है, इसके लिए क्या लॉ है एंड इससे रिलेटेड क्या रेलेवेंट रूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत में जो लॉ बनाया गया है उसका नाम है एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्राडिशन एक्ट आपने भारत में बना लिया, बट वो केवल भारत पे अप्लाई करता है, दूसरे देश आपके भारत के लॉ को फॉलो करने वाले नहीं है। तो कभी भी अगर दो देशों के बीच में हमें एक्स्ट्राडिशन करना है तो दोनों देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, मतलब दोनों देशों को साथ में आके एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि किस बेसिस में एंड किस हिसाब से दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन कैरी आउट करेंगे। ठीक है, नाउ बेसिकली जो आपकी कुछ हाइलाइट्स है एक्स्ट्राडिशन एक्ट के, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो एक्ट का पर्पस है कि किसी भी तरीके से जो इंडियन क्रिमिनल्स दूसरे देश में जाके बैठे हुए हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में लाया जाए। अब कुछ कुछ बेसिस दिए गए कि किस किस बेसिस पे हम लोग क्रिमिनल्स को वहां से एक्स्ट्राडाइट करके भारत में ला सकते हैं। तो सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट है, जो भी क्राइम उन्होंने भारत में किया है द सेम थिंग शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तभी उस देश को एक्स्ट्राडाइट करने का ये या उस देश से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्राडाइट करो। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या ने भारत में जो किया वो भारत में तो गलत है ही, बट एट द सेम टाइम वो यूके में भी गलत है, एंड इसीलिए विजय माल्या को यूके से यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ठीक है,
दूसरा, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होना चाहिए दोनों गवर्नमेंट के बीच में। तो आपका एक्स्ट्राडिशन एक्ट ये भी बोलता है कि अगर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एंटर करता है तो दे हैव टू एंश्योर कि दोनों गवर्नमेंट्स या दोनों देशों के बीच में एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। मतलब भारत भी वहां के लोगों के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेगा अगर जरूरत पड़ी तो, और वो देश भी भारत के रिक्वेस्ट पे भारत के लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, कौन कौन से टाइप के पनिशमेंट्स या ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस अपने स्टार्ट कर सकते हैं? तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट बोलता है कि जनरल में एनी सच ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर मोर देन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसे केसेस में आप लोगों को एक्स्ट्राडाइट करके वापस भारत बुला सकते हो। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर अग्रीमेंट, अलग अलग देश के साथ अग्रीमेंट में आपने क्या टर्म्स लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेशलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्पेशलिटी क्या बोलता है? अगर मान लो आज विजय माल्या यूके में बैठे हैं या फिर नीरव मोदी यूके में बैठा है और हम उनको एक्स्ट्राडाइट करके भारत लेके आ रहे हैं, तो भारत को यूके को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जिन ऑफेंसेस का उन्होंने अपने एप्लीकेशन या एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में मेंशन किया है, भारत लाने के बाद केवल उन्हीं ऑफेंसेस के ऊपर इन लोगों को ट्राई किया जाएगा। कोई नया ऑफेंस के लिए हम उनको भारत लाने के बाद ट्राई नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर अबू सलेम को हम लोगों ने भारत वापस एक्स्ट्राडाइट करवाया ये बोल के कि बॉम्ब ब्लास्ट के केस में हम उन्हें ट्राई करेंगे, तो हम उन्हें केवल बॉम्ब ब्लास्ट के केस में ही ट्राई कर सकते, कोई नए केस हम उन्हें ट्राई नहीं कर सकते। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ स्पेशलिटी जो अपने एक्स्ट्राडिशन एक्ट में है एंड ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग ट्रीटीज में भी इसका मेंशन किया गया है। एक और चीज जो कि बहुत खास बात है अंडर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 इज कि जब भी अपने एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट में एंटर करते हैं ना, तो वहां पे एक प्रॉमिस भी अपने को करना पड़ता है एंड दैट प्रॉमिस इज कि हम लोग जो भी इंसान को एक्स्ट्राडिट कराएंगे उसको भारत में ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको भारत में डेथ पेनल्टी नहीं मिलने वाली, एंड हम लोग ये भी इंश्योर करवाते हैं या ये भी हमें अश्योरेंस देना पड़ता है कि हम भारत में उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट्स में वर्ल्ड ओवर अगेन ये एक कंसेप्ट रहता है लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जिस भी इंसान को हम लोग एक्स्ट्राडाइट करके देश में दूसरे देश में भेज रहे हैं, दैट देश, दैट रिसीविंग कंट्री हैज टू प्रॉमिस कि वो उस इंसान को डेथ पेनल्टी नहीं देगी, वो उस इंसान को ह्यूमन कंडीशन में रखेगी एंड उस इंसान के साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा। सो दीज आर अ फ्यू हाइलाइट्स जो हमारा एक्स्ट्राडिशन एक्ट बोलता है कि कभी भी भारत किसी भी देश के साथ एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट में एंटर करेगा तो उस अग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है, वन चीज जो एक ग्लोबल एक्सेप्शन है सारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज में वो है पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल बिलीफ से रिलेटेड ऑफेंस है या पॉलिटिकल रिलेटेड ऑफेंसेस है, उसके लिए जनरली जो अपनी ट्रीटीज होती है एक्स्ट्राडिशन वाली वो एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है कि पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए लोगों को हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करने वाले। डन। एक्स्ट्राडिशन एंड डेपोटेशन ये दो वर्ड्स है जिसमें लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है। डेपोटेशन का मतलब होता है आप अगर किसी देश में इलीगली घुसते हो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा या पासपोर्ट के, तो वो देश आपको वापस उठा के आपके होम कंट्री में भेज देता है, दैट इज अ डेपोटेशन। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रहता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं जो आपकी कंट्री है जो आपको डिपोर्ट कर रही है उसके आपने रूल्स या इमिग्रेशन वाले रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो लोग खुद से आपको आपके देश में वापस भेज सकते हैं। ठीक है, बट एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिक्वेस्ट करती है कि ऑल्दो ये इंसान आपके यहाँ पे लीगली रह रहा है, प्रॉपर वीजा, प्रॉपर पासपोर्ट इन सबके साथ रह रहा है, बट इसने हमारे देश में कुछ ऑफेंसेस कमिट किए हुए हैं, तो प्लीज इसको उठा के वापस हमारे देश में भेज दिया जाए। तो एक्स्ट्राडिशन एंड डेपोटेशन में बहुत डिफरेंस है। डेपोटेशन इज समथिंग जो ट्रंप ने यूएस पे किया था अभी जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहा था, जबकि एक्स्ट्राडिशन इज समथिंग जो इंडिया ट्राई कर रही है फॉर विजय माल्या और नीरव मोदी, या जो बांग्लादेश ने जो रिक्वेस्ट अभी भेजा है शेख हसीना के लिए इंडिया के पास। डन। तो ये था आपका बेसिक एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अंदर क्या क्या बेसिक आपके प्रिंसिपल्स है। अब अपने आगे चलते हैं एक्स्ट्राडिशन का इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है। तो इंडिया के पास राइट नाउ 40 से ज्यादा कंट्रीज के साथ एक एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट एंटर किया हुआ है जिसमें यूके, यूएस, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी आती है। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन का जब भी रिक्वेस्ट जाता है तो वो हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जाता है। मतलब इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने एम्बेसी जो भी उस देश की एम्बेसी उसके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड वो एम्बेसी अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसके थ्रू ये प्रोसेस को आगे लेके जाएगी। ऐसा रैंडमली नहीं होता कि यहाँ से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और वहां पे एप्लीकेशन फाइल हो गया। प्रॉपर एम्बेसी को इन्वॉल्व किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्वॉल्व किया जाता है
एंड एक्स्ट्राडिशन करते वक्त आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो आज अगर भारत नीरव मोदी को वापस बुलाना चाह रहा है, यूके से वापस एक्स्ट्राडिट कराना चाह रहा है, तो हमें नीरव मोदी अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अरेस्ट वारंट्स है या जो भी उसने काम किया है उसका पूरा डिटेल्स यूके को देना होगा, तभी वो ये नीरव मोदी को भारत में एक्स्ट्राडिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्राडिट करते वक्त जो भी कंट्री एक्स्ट्राडिट कर रही है उसे इंश्योर करना होता है, सामने वाली कंट्री से एश्योरेंसेस लेने होते हैं कि जिस भी इंसान को एक्स्ट्राडिट करके भेजा जा रहा है उसके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा एंड उसके साथ फेयर ट्रायल किया जाएगा, उसके साथ टॉर्चर या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। डन। तो ये था बेसिकली आपका एक्स्ट्राडिशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भारत में इसका पोजीशन क्या है। इसको थोड़ा और क्लियरली अपने समझते हैं। 3 केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो 3 नाम हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं। पहला इज विद रिस्पेक्ट टू विजय माल्या, दूसरा इज विद रिस्पेक्ट टू नीरव मोदी एंड तीसरा इज विद रिस्पेक्ट टू शेख हसीना, जिसका अभी रिसेंटली ही बांग्लादेश ने एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भारत को भेजा है। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों केसेस में हुआ क्या था। तो बेसिकली विजय माल्या आप सबको पता है किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक था, जिसने 9000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया था लोन का एसबीआई एंड उससे रिलेटेड कंसोर्टियम के साथ। ठीक है, अब जैसे इसका पहले पूरा टाइमलाइन समझते हैं। जैसे ही विजय माल्या का ये फ्रॉड सामने आया, उसे पता चल गया कि कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट अथॉरिटीज आने वाली है एंड उसको अरेस्ट करने वाली है। तो उसने मार्च 2016 में भारत छोड़ा और भारत छोड़ के वो यूके में जाके बस गया, जहां पे लोग उसको वापस भारत बुला पा नहीं रही थी। ठीक है, फाइनली जनवरी 2019 में इंडिया में उसको एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का दर्जा दिया गया। ही वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फर्स्ट टाइम एवर किसी को भारत में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला गया था, दैट वाज विजय माल्या। ठीक है, इसी के तुरंत बाद हम लोगों ने यूके में उनको एक्स्ट्राडाइट करने का जो एप्लीकेशन वो फाइल कर दिया था। ठीक है, जो अलग अलग केसेस थे, मजिस्ट्रेट का कोर्ट था या फिर जो लोअर कोर्ट थे, सबने भारत का जो एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड फाइनली जो सारे अपील्स थे, विजय माल्या ने सारे अपील्स एग्जॉस्ट कर लिए फरवरी 2020 तक। फरवरी 2020 तक ये चीज श्योर हो गया था कि विजय माल्या को अब कोई भी रेमेडी नहीं मिलने वाला यूके कोर्ट्स के साथ एंड उनका एक्स्ट्राडिशन होना भारत में तय हो गया था। ठीक है, हाउएवर अभी तक ये जो एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर विजय माल्या के अगेंस्ट पास हो चुका है यूके के कोर्ट में, उसको इंप्लीमेंट नहीं करा जा सका है बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉन्फिडेंशियल लीगल चैलेंजेस एंड कुछ नेगोशिएशंस जो चल रहे हैं। हाउएवर जितने भी लीगल रेमेडीज थे विजय माल्या के पास, उसने सारे एग्जॉस्ट कर दिया है। सारे यूके के कोर्ट्स ने उनके एक्स्ट्राडिशन मतलब भारत के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, विजय माल्या के अपील्स को रिजेक्ट कर दिया है। एंड जिस दिन ये सारे लीगल प्रॉब्लम्स जो अभी चल रहे हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो लीगल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे या नेगोशिएशन रिजॉल्व हो जाएंगे, उस दिन विजय माल्या को डेफिनेटली भारत में एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि विजय माल्या इज यूजिंग हिज सोर्सेज टू डिले द एक्स्ट्राडिशन, इसलिए भारत ने भी बहुत ज्यादा अब स्टेप्स लेना शुरू कर दिया विजय माल्या को वापस से भारत लाने के लिए, जैसे कि G20 समिट में डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना या फिर आप यूके अथॉरिटीज के साथ जो है लीगल असिस्टेंस शेयर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू विजय माल्या। फ्रांस के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रांस के पास बहुत सारे या फ्रांस कंट्री में बहुत सारे विजय माल्या के असेट्स है, उनके अगेंस्ट हम लोग प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। हम लोग ने यूएस यूके के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन लोग को तिहाड़ जेल का कंडीशन बुला के दिखा दिया कि देखो विजय माल्या को इस जेल में रखने वाले हम लोग और इसके कंडीशंस अच्छे हैं, यहाँ पे ह्यूमन ट्रीटमेंट ही मिलने वाला है। तो इंडिया ने और फास्टन अप कर लिया है और ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस अब हम लोग ले रहे हैं ताकि विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन भारत में जल्दी हो सके। राइट, दिस वाज विजय माल्या केस स्टडी। नेक्स्ट अपने को पता है नीरव मोदी। नाउ नीरव मोदी का भी अपने को पता है पंजाब नेशनल बैंक के साथ उन्होंने 13,000 से ज्यादा का फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे के फ्रॉड किया, जिसके लिए जैसे ही खबर निकली उसने भी भारत छोड़ा और वो भी एकदम जनवरी 2018 में जाके लंदन में जाके बस गया। ठीक है, अब पता नहीं ये लोग लंदन जाके क्यों बसते हैं, बट इट साउंड्स लाइक अ वेरी गुड प्लेस फॉर देम बिकॉज जितने लोग भी गए आज तक वापस कोई एक्स्ट्राडिट हो नहीं पाया है, ऑल्दो इंडिया हैज एन एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट विद द यूके। ठीक है, नाउ लंदन में जब वो जनवरी 2018 में गए, उसके बाद ही वाज रोमिंग फ्रीली। फाइनली इंडिया ने वहां पे एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट डाला, जिसके तहत मार्च 2019 में उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय द यूके अथॉरिटीज। ठीक है, कंटिन्यूअसली वहां पे उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं बेल्स वगैरह का एप्लीकेशन फाइल किया जो रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, फाइनली यूके के होम सेक्रेटरी ने 2021 में नीरव मोदी का भी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव कर दिया था। नीरव मोदी ने बहुत सारे अलग अलग अपील्स फाइल किए इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन सारे अपील्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं एंड एट प्रेजेंट इवन नीरव मोदी का भी एक्स्ट्राडिशन फाइनल कर दिया गया यूके कोर्ट के द्वारा। हाउएवर
नीरव मोदी अभी कई अलग अलग जगह क्या बोलते हैं हाथ पैर मार रहा है। वो सोच रहा है कि वापस से ही इज कंसिडरिंग, सोर्सेज से ऐसा पता चलता है कि ही इज कंसिडरिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन, ये बोलते हुए कि इंडिया में उसका फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, उसको सेफ डिटेंशन नहीं मिलेगा, एंड दैट इज वाई उसको एक्स्ट्राडिट नहीं करना चाहिए। तो एक बार के लिए तो जैसे विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फाइनल हो चुका है, नीरव मोदी का भी एक्स्ट्राडिशन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल हो चुका है। एंड आप वंस ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ, नीरव मोदी को भी भारत में एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा। डन। देन आते हैं अपने एकदम लेटेस्ट केस के ऊपर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू शेख हसीना, बांग्लादेश की 15 साल की प्राइम मिनिस्टर, जिनके अगेंस्ट रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया गया ऑफ अ डेथ सेंटेंस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में 2024 में जब बांग्लादेश देश में एक अपराइजिंग हुआ था, तो शेख हसीना फ्लू एंड केम इनटू एग्जाइल इन इंडिया। तो राइट नाउ वो इंडिया में है, कहाँ है, किसके साथ है, वो किसी को भी नहीं पता, बट शी इज हाइडिंग आउट इन इंडिया। अब जब वो इंडिया में है और बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो बांग्लादेश ने उनको मर्डर के चार्जेस लगाए हैं, उनके ऊपर जीनोसाइड के चार्जेस लगाए हैं, टॉर्चर के चार्जेस लगाए हैं, एंड कई लोगों के फोर्स्ड डिसअपियरेंस के भी चार्जेस लगाए हैं। इन चार्जेस पे बांग्लादेश में एक कोर्ट बैठा था, क्राइम्स ट्रिब्यूनल बैठा था, जिसने शेख हसीना के ऊपर डेथ पेनल्टी लगा दी है, जिसके तुरंत बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भारत में शेख हसीना के लिए एक एक्स्ट्राडिशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। ठीक है ना, ऑल्दो उन्होंने एक्स्ट्राडिशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, बट इट इज येट टू बी सीन कि भारत की शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करती है कि नहीं। जिस समय शेख हसीना के अगेंस्ट ये एक्स्ट्राडिशन का एप्लीकेशन भारत में फाइल हुआ, इंडियन अथॉरिटीज ने ट्विटर पे ये जरूर ट्वीट किया कि इंडिया जो भी स्टेप लेगी वो बांग्लादेश के इंटरेस्ट में लेगी, बट एक्स्ट्राडिशन जैसा कि हम लोगों ने विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में देखा, इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। एंड शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट तो अभी जस्ट आया है, अभी इस पे डिस्कशंस चालू होंगे, एंड शायद एक दिन शेख हसीना को भी भारत से एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो आज के दिन, तो ये थे अपने 3 केसेस जिनके बारे में अपने को समझना था, नीरव मोदी, विजय माल्या एंड शेख हसीना। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग कुछ चैलेंजेस जो एग्जिस्ट करते हैं एक्स्ट्राडिशन में। पहला चैलेंज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज ग्लोबली पॉलिटिकल ऑफेंसेस को एक्स्ट्राडिशन से एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। मतलब जो लोग पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए अक्यूज्ड होते हैं, उनका एक्स्ट्राडिशन हम लोग जनरली अलाउ नहीं करते ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, दूसरा इज डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, बिकॉज अलग अलग देश में क्रिमिनल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, एंड देयरफॉर जो कंट्री एक्स्ट्राडाइट कर रही होती है, कई बार वो कॉन्फिडेंट नहीं होती कि जिस कंट्री में वो उस क्रिमिनल को भेज रही है, उस कंट्री में उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंड बहुत सारे ह्यूमन राइट कंसर्न्स बीच में आ जाते हैं, जिसके वजह से एक्स्ट्राडिशन जो है वो जनरली एक बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस बन जाता है। देन कई बार कुछ कॉन्फिडेंशियल लीगल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या नीरव मोदी के केस में आया हुआ है। नोबडी नोस कि क्या लीगल इश्यूज आ रहे हैं, बट उन्होंने कुछ तो पिटीशंस फाइल किए यूके के कोर्ट में, जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, जिनके वजह से डिस्पाइट इंडियाज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बीइंग अप्रूव, एक्स्ट्राडिशन एप्लीकेशन बीइंग अप्रूव, उनको अभी तक भारत में एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा रहा। एंड लास्ट है, हम लोग ऑल्दो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करते हैं, जहां पे हम लोग लोगों को एविडेंस दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर करते हैं, बट उस ट्रीटीज में भी आज के दिन में कई लूप होल्स है, जिसके वजह से एविडेंस शेयरिंग बिकम्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक, एंड इस वजह से एक्स्ट्राडिशन में किसी इंसान को गिल्टी प्रूव करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ है ऐसे अपने इश्यूज जो प्रॉब्लम देते हैं एक्स्ट्राडिशन में, बट द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर कोऑपरेटिंग एंड असिस्टिंग विद ईच अदर, एंड दे आर ट्राइंग कि ये इश्यूज या लूपहोल्स को अपने ओवरकम करे, एंड एक्स्ट्राडिशन जितनी भी लोग हो सके फास्ट से फास्ट करे। ठीक है, रिसेंटली भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए एक्स्ट्राडिशन में, तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन के इश्यूज को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे G20 समिट वगैरह पे पॉइंट आउट किया है, पिन पॉइंट किया है। तिहाड़ जेल के इंस्पेक्शन के लिए हम लोग बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। सो अगर नीरव मोदी और विजय माल्या के केस की बात करें, तो दोनों यूके से आ रहे हैं, एंड दोनों का ही प्रपोजल ये दिया गया कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जिसके कंडीशंस अच्छे हैं। तो वी आर कॉलिंग यूके के अथॉरिटीज टू कम एंड चेक तिहाड़ जेल कंडीशन, सो दैट वो सेटिस्फाई हो जाए कि ह्यूमन कंडीशंस में इनको रखा जाएगा। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल केसेस है, जो हाई प्रोफाइल आपके क्रिमिनल्स है, जिनको बाहर से एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी बना दी जाएगी जहां पे उनको रखा जा सके, एंड वी हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग मोर विद द यूके सो दैट वो इन लोगों का एक्स्ट्राडिशन फास्ट कर सके। सो दीज वर सम ऑफ द लीगल इश्यूज एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एक्स्ट्राडिशन। ये था एक छोटा सा 15 मिनट का वीडियो जहां पे हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन क्या है केस स्टडीज के साथ, एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर वे फॉरवर्ड के साथ समझा। ऐसे ही और लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू अगर अपने को समझना है, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। और अगर इसके बाद आपको इंटरेस्ट आया कि हमें लॉ करना है, तो हम लोग के लॉ एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज यस एकेडमी आपको एक बहुत ही होलिस्टिक स्ट्रक्चर में लॉ एंट्रेंस क्लासेस देता है, जहां पे वी हेल्प यू गेट इनटू ग्रेट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है,
ऐसी और इंटरेस्टिंग केसेस के लिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।